हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बैक्टीरियोफाज की लाइफ साइकिल कि वो किस तरीके से मल्टीप्लाई करता है, रेप्लिकेट करता है, अपना नंबर बढ़ाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यूक्लिक एसिड इन अ विरियन डज नॉट कंटेन ऑल द जीन्स नीडेड फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू वायरस। न्यूक्लिक एसिड की बात की गई है, मीन्स डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। तो इनमें जो न्यूक्लिक एसिड होता है एक वायरस का, उसमें सारे जीन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं जो कि एक न्यू वायरस की सिंथेसिस के लिए ज़रूरी होते हैं, बल्कि जो जीन्स हैं जो कि विरियॉन्स मतलब एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को कहा गया वायरस को ही। तो जो विरियॉन्स के या वायरस के जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं उसके न्यूक्लिक एसिड में। एंजाइम्स नीडेड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, अब कुछ एंजाइम जैसे कि जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ज़रूरी हैं, राइबोसोम्स हो गया, टीआरएनए है, एनर्जी प्रोडक्शन है, ये सब चीज़ें जो है वो सप्लाई की जाती हैं बाय द होस्ट सेल। लाइक बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, जिसको ये इन्फेक्ट कर रहे हैं उसी से इसको ये सारी चीज़ें मिलेंगी उसका कॉम्पोनेंट बनाने के लिए। दीज आर यूज्ड फॉर सिंथेसाइजिंग वायरल प्रोटीन इंक्लूडिंग वायरल एंजाइम। तो इनका यूज़ किया जाता है किसके लिए? वायरल प्रोटीन्स बनाने के लिए, वायरल एंजाइम्स बनाने के लिए। दस फॉर अ वायरस टू मल्टीप्लाई, इसका मतलब कि वायरस को मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले होस्ट पर अटैक करना होगा। अगर वो बाहर है, होस्ट सेल से बाहर है, तो वो कैसा है? नॉन लिविंग है, वो इन्फेक्ट नहीं करेगा। लेकिन उसको इन्फेक्शन कॉज करने के लिए या वायरस को मल्टीप्लाई करने के लिए होस्ट सेल को सबसे पहले इन्फेक्ट करना पड़ेगा, इन्वेड करना पड़ेगा एंड टेक ओवर द होस्ट न्यूक्लिक मेटाबॉलिक मशीनरी। और जो होस्ट की न्यूक्लिक मेटाबॉलिक मशीनरी है उसे यूज़ करना पड़ेगा, तभी वो मल्टीप्लाई कर सकता है। तो वंस इनसाइड द होस्ट सेल, जब एक बार ये होस्ट सेल के अंदर जाता है तो अगर एक सिंगल वायरस जो है वो क्या कर सकता है? बहुत सारे वायरस बना सकता है। सपोज़ करो एक वायरस ने इन्फेक्ट किया और उस एक वायरस से जो कि बैक्टीरिया के अंदर गया, उस एक वायरस ने क्या किया? बहुत सारे बैक्टीरियोफाज बना लिए इस सेल के अंदर, ठीक है। तो एक वायरस जो है वो थाउजेंड्स ऑफ वायरस बना सकता है। जो बैक्टीरियोफाज की लाइफ साइकिल है वो दो अल्टरनेट मेथड से मल्टीप्लाई कर सकती है, एक लाइटिक साइकिल एंड सेकेंड इज़ लाइसोजेनिक साइकिल। तो फर्स्ट बात करते हैं हम लाइटिक साइकिल के बारे में। लाइटिक साइकिल क्या होता है? लाइटिक साइकिल एंड्स विद द डेथ ऑफ लाइसिस ऑफ द होस्ट सेल। लाइसिस मतलब कि ब्रेक होना। तो ये क्या करता है? ये होस्ट सेल की लाइसिस करवाता है, होस्ट सेल की डेथ करवा देता है इस लाइटिक साइकिल में। नेक्स्ट आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ T1 बैक्टीरियोफाज इन देयर होस्ट सेल। तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है होस्ट सेल दैट इज़ ई कोलाई, और जो बैक्टीरियोफाज है वो T1 बैक्टीरियोफाज है, लाइक T2, T4, T6। तो ये T1 बैक्टीरियोफाज हो गए। ये कुछ एग्जाम्पल हैं जिसमें हम लाइटिक साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसमें मेनली 4 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है इन्फेक्शन करना, कि लाइटिक साइकिल करने के लिए बैक्टीरियोफाज को सबसे पहले इन्फेक्शन करना पड़ेगा। जो बैक्टीरियल सेल है उसको इन्वेड करना पड़ेगा, उस पर आक्रमण करना पड़ेगा, इन्फेक्शन कॉज करना पड़ेगा। सेकंड क्या होगा? जैसे ही उसने इन्फेक्शन किया तो सेकंड प्रोसेस उसकी क्या होगी? सिंथेसिस होगी फाज कंपोनेंट इन द होस्ट सेल। तो इन्फेक्शन में वो बेसिकली अपना जो है वो डीएनए या आरएनए इंजेक्ट करता है, नॉट अ होल कंपोनेंट। बस सिर्फ वो अपना जेनेटिक मटेरियल ही किसके अंदर? बैक्टीरियल सेल के अंदर इंजेक्ट करता है। फिर उसके बाद वो बैक्टीरियल सेल के अंदर ना जो बाकी के कंपोनेंट हैं, फास्ट कंपोनेंट लाइक कैप्सिड हो गया, ठीक है, उसकी टेल हो गई, टेल फाइबर्स हो गए, तो ये सब चीज़ें वो कहाँ पर बनाता है? होस्ट सेल के अंदर बनाता है। थर्ड आता है अलग अलग कंपोनेंट्स बन जाते हैं, फिर उसके बाद असेंबली होती है एक नए फास्ट पार्टिकल की। जैसे कि ये हेड बन गया, उसके अंदर ये टेल फाइबर बन गए, ठीक है, ये कुछ न्यूक्लिक एसिड बन गए, ये टेल बन गई, ठीक है। तो अब ये सब अलग अलग पड़े हुए हैं किसके अंदर? बैक्टीरियल सेल के अंदर।
तो बैक्टीरियल सेल के अंदर ये अलग अलग पड़े हुए हैं। अब ये क्या करेंगे, ये अपने आप को असेंबल करेंगे। जैसे ये है तो ये क्या करेंगे, असेंबल करेंगे। जैसे ये हेड हुआ, टेल हुई और टेल फाइबर हुआ, तो ये इस तरीके से, और ये जेनेटिक मटेरियल हो गया। तो इस तरीके से कंप्लीट फास्ट पार्टिकल्स बना लेते हैं किसके अंदर, बैक्टीरियल सेल के अंदर ही। और फिर जब ये पूरे बन जाते हैं उसके बाद क्या होता है कि लिबरेशन होता है फास्ट पार्टिकल्स का फ्रॉम द होस्ट सेल। अब क्या होगा कि यहाँ से, जैसे यहाँ से सेल ब्रेक हो गई तो यहाँ से जो बैक्टीरियोफाज है वो बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और मतलब बैक्टीरियल सेल का क्या हो जाएगा, लाइसिस हो जाएगा, बैक्टीरियल सेल की डेथ हो जाएगी और सारे फास्ट पार्टिकल्स बाहर निकल आएंगे। तो इस तरीके से ये 4 स्टेप्स होते हैं इसके। पहला इन्फेक्शन, सेकेंड इज सिंथेसिस ऑफ फास्ट कंपोनेंट इन द होस्ट सेल, थर्ड इज असेंबली एंड फोर्थ इज लिबरेशन। 1 बाय 1 इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट बात करें इन्फेक्शन की। इन्फेक्शन क्या होता है, द 2 इम्पोर्टेंट इस इवेंट ऑफ दिस स्टेप आर एब्जॉर्प्शन ऑफ द फाज ऑन द होस्ट बैक्टीरियम। तो फर्स्ट स्टेप इन्फेक्शन के अंदर भी फर्स्ट स्टेप यह है, क्या है कि जो फाज है, बैक्टीरियोफाज है, उसका एब्जॉर्प्शन होना होस्ट बैक्टीरियम में बाय मीन्स ऑफ इट्स टेल फाइबर। मतलब वो टेल फाइबर से क्या करता है, अपने आप को बैक्टीरिया पर एडहेशन करता है, मतलब उस पर चिपकाता है, उसको एब्जॉर्ब करता है, अटैच करता है, ठीक है। एंड सेकेंड आता है कि जो ट्रांसफ़र होता है फास्ट न्यूक्लिक एसिड का इनटू द होस्ट सेल। तो इन्फेक्शन इस तरीके से होता है कि पहले हुआ एब्जॉर्प्शन, कि पहले तो फास्ट पार्टिकल ने बैक्टीरिया पे अपने आप को अटैच किया और फिर कुछ ऐसा अपना जो फास्ट न्यूक्लिक एसिड है, जो RNA DNA है, उसको इंजेक्ट कर दिया बैक्टीरियल सेल के अंदर। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ फास्ट ऑन द होस्ट बैक्टीरियम, जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है, मतलब जो अटैचमेंट हो रहा है फास्ट पार्टिकल का बैक्टीरिया के ऊपर, वो डिपेंड करता है कि उसकी म्यूचुअल एफिनिटी क्या है फाज की और बैक्टीरिया की। तो कुछ स्पेसिफिक फाज ही जो होते हैं एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर सकते हैं। कुछ कोलीफेजस बैक्टीरिया लाइक ई कोलाई, वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं कि वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं कुछ स्पेसिफिक साइट पे ऑन द होस्ट सरफेस। मतलब होस्ट सरफेस पर कुछ स्पेसिफिक साइट होती हैं जहाँ पे जाकर के जो फाज है, कोलीफाज जो है, वो एब्जॉर्ब हो जाता है। कोलीफाज मतलब कि ऐसे वायरस जो कि ई कोलाई को इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है। एंड दीज साइट्स आर नोन एज रिसेप्टर साइट। तो इन साइट्स को क्या कहा जाता है, रिसेप्टर साइट कहा जाता है। इन एडिशन फैक्टर्स सच एज कंपोजिशन, विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम एंड टेम्परेचर, ये भी जो है वो अफेक्ट करते हैं एब्जॉर्प्शन को, कि कैसा कंपोजिशन है, विस्कोसिटी कैसी है मीडियम की, टेम्परेचर कैसा है। तो उस बेसिस पर भी ये डिपेंड करता है कि एब्जॉर्प्शन होगा कि नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ फाज ऑन द सरफेस ऑफ होस्ट इज फैसिलिटेटेड बाय इंटरेक्शन ऑफ अमाइनो ग्रुप ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट एट द मार्जिन्स ऑफ द फाज टेल। तो जो एब्जॉर्प्शन होता है फाज का होस्ट की सरफेस पे, उसको फैसिलिटेट करने का काम कौन करता है, जो अमीनो ग्रुप्स होते हैं, जो प्रोटीन्स के अमीनो ग्रुप है, उनका इंटरेक्शन होता है, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है, फाज टेल की मार्जिन्स पे। क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि जैसे ये बैक्टीरियोफाज हैं, ये इसके टेल फाइबर्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे ये बैक्टीरिया है। तो ये जो अटैचमेंट होगा वो किसके थ्रू होगा, टेल्स के थ्रू होगा। तो टेल जो है, टेल फाइबर्स जो होते हैं वो अपने आप को अटैच करते हैं सबसे पहले बैक्टीरिया की होस्ट सेल पे। तो इस टेल फाइबर पे, फाज की जो टेल है, इस पर कुछ ऐसे अमाइनो ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं जो कि फाज टेल की मार्जिन्स पे प्रेजेंट होते हैं। एंड नेगेटिवली चार्ज्ड कार्बोक्सिल ग्रुप होता है ऑन द सरफेस ऑफ होस्ट। तो होस्ट की सरफेस पे क्या प्रेजेंट है, कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, एंड वो भी कैसा, नेगेटिव वाला, ठीक है, नेगेटिव चार्ज्ड। और टेल फाइबर में क्या प्रेजेंट है, कुछ अमाइनो ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। तो इनका इंटरेक्शन देखने के लिए मिलता है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन के टाइम पे। दस द होस्ट स्पेसिफिसिटी
ऑफ द फास्ट पार्टिकल इज ड्यू टू इट्स प्रोटीन एंड नॉट द न्यूक्लिक एसिड। क्या बोला है कि जो होस्ट की स्पेसिफिसिटी है फास्ट पार्टिकल्स के लिए वो प्रोटीन्स की वजह से होती है, ना कि न्यूक्लिक एसिड की वजह से। एज सच द होस्ट रेंज ऑफ फ्री वायरल न्यूक्लिक एसिड इज़ मच वाइडर देन दैट ऑफ द इंटैक्ट विरियन। तो एज सच जैसा होस्ट रेंज जो होती है फ्री वायरल न्यूक्लिक एसिड की वो बहुत ज़्यादा वाइड होती है दैन दैट ऑफ इंटैक्ट विरियन। आफ्टर एड्जॉर्प्शन, अब एड्जॉर्प्शन हो गया, बैक्टीरियोफाज ने अपने आप को बैक्टीरियल सेल पे क्या कर लिया, उसने अटैच कर लिया। तो जो फास्ट पार्टिकल है वो सिक्रीट करता है एक स्पेशल एंजाइम ऑफ लाइजोजाइम्स टाइप। वो लाइजोजाइम टाइप का होता है जो कि हाइड्रोलाइज करवाता है म्यूरोमिक एसिड पेप्टाइड कॉम्प्लेक्स ऑफ द बैक्टीरियल सेल वॉल। कि जो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है ना वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, मुरामिक एसिड की बनी हुई होती है। तो ये उसको क्या करवाता है, हाइड्रोलाइज करता है। ठीक है, जब ये हाइड्रोलाइज होती है तो एक छोटा सा पोर बन जाता है वहाँ पे, जिसकी वजह से जो ये बैक्टीरियोफाज का न्यूक्लिक एसिड है ये एंटर करता है होस्ट सेल के अंदर। तो ये सिर्फ जो है ये होस्ट सेल के अंदर इंजेक्ट कर जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इन्फेक्शन इज अकॉम्प्लिश थ्रू द फॉलोइंग स्टेप्स इमीडिएटली आफ्टर लैंडिंग ऑन द होस्ट सरफेस और द टेल फाइबर्स बैंड। तो जैसे ही होस्ट सरफेस पे बैक्टीरियोफाज लैंड करता है तो टेल फाइबर क्या हो जाते हैं, बैंड हो जाते हैं, और उसकी जो एंड प्लेट होती है फाज की वो कांटेक्ट में आती है किसके, बैक्टीरियल सेल वॉल के। फिर टेल शीथ देन कॉन्ट्रैक्ट। हमने ये पूरा कंपोनेंट जो भी है बैक्टीरियोफाज के स्ट्रक्चर के वो सब इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस किया है, जब स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफाज हमने देखा था कि उसके पास क्या क्या चीज़ें होती हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लीजिए, तो एक बार स्ट्रक्चर आपको समझ में आ जाएगा। तो टेल शीथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, पुशिंग द सेंट्रल ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द टेल इनटू द होस्ट सेल। तो ये क्या करती है, जो सेंट्रल ट्यूबुलर पार्ट होता है टेल का उसको होस्ट सेल के अंदर पुश करती है, जस्ट लाइक एन इंजेक्शन नीडल। जैसे हम नीडल को, जो इंजेक्शन नीडल होती है जैसे हम उसको इंजेक्ट करते हैं ना, इसी तरीके से ये जो टेल है ना, ट्यूबुलर पार्ट जो होता है वो उसको इंजेक्ट करता है, जिससे कि जो होस्ट का जीनोम है वो होस्ट का नहीं, बैक्टीरियोफाज का जो जीनोम है वो होस्ट के अंदर चला जाए। तो न्यूक्लिक एसिड ऑफ द फाज फ्लोज इनटू द होस्ट सेल थ्रू द हॉलो सेंटर ऑफ द ट्यूबुलर नीडल। तो वो एक ट्यूबुलर नीडल बन गई, उसके थ्रू जो है जीनोम जेनेटिक मटेरियल उसके होस्ट के अंदर चला जाता है बैक्टीरियोफाज का। प्रोटीन शेल ऑफ फाज रिमेन अटैच टू द होस्ट सेल। जो प्रोटीन शेल होता है फाज का वो होस्ट सेल के ऊपर ही अटैच रहता है। प्रोटीन शेल मतलब ये जो कि कैप्सिड कहा जाता है जिसको, तो ये होस्ट सेल के ऊपर ही अटैच रहता है, जबकि इसका आरएनए जो है वो अंदर, मतलब आरएनए या डीएनए जो है वो अंदर आ जाता है। सच एम्प्टी प्रोटीन शेल्स आर कॉल्ड घोस्ट। तो ये जो एम्प्टी प्रोटीन शेल है इसको हम क्या बोलते हैं, घोस्ट कहते हैं। अ होस्ट सेल वंस इन्फेक्टेड बाय अ फास्ट पार्टिकल बिकम इम्यून। तो जो होस्ट सेल है एक बार अगर इन्फेक्टेड हो गई फास्ट पार्टिकल से, बिकम्स इम्यून अगेंस्ट द इन्फेक्शन ऑफ द फाज ऑफ द सेम टाइप। तो वो क्या हो जाएगा, इम्यून रिस्पॉन्स शो करेगा किसके अगेंस्ट, जो सेम टाइप का फाज है उसके इन्फेक्शन के अगेंस्ट। तो फास्ट पार्टिकल जो है वो अपनी एबिलिटी को लूज़ कर देता है इन्फेक्शन कॉज करने की आफ्टर इट्स न्यूक्लिक एसिड हैज़ बीन रिलीज इनटू द होस्ट सेल। जब उसका न्यूक्लिक एसिड जो है वो होस्ट सेल के अंदर रिलीज़ हो जाता है, मतलब कि जैसे कि ये है, अब ये तो खाली है, इसके अंदर कोई भी जेनेटिक मटेरियल नहीं है, तो क्या ये दूसरी सेल को इन्फेक्ट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसने अपनी एबिलिटी को लूज़ कर दिया है जब उसने अपना एक बार जो न्यूक्लिक एसिड है वो होस्ट सेल के अंदर रिलीज़ कर दिया है। तो जैसे एक बार डायग्राम से देखते हैं थोड़ा, ये पहले क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। तो क्या मैकेनिज्म है इन्फेक्शन की, तो सबसे पहले एब्जॉर्प्शन होता है। तो यहाँ पे जैसे हेड है, कोलर, एंड प्लेट, और ये टेल फाइबर्स, और ये बैक्टीरियल सेल है। ठीक है, तो टेल फाइबर ने सबसे पहले खुद को अटैच किया है क्योंकि इसके मार्जिन्स पे कुछ अमाइनो ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं और बैक्टीरियल सेल्स पे कुछ कार्बोक्सिल ग्रुप नेगेटिवली चार्ज प्रेजेंट होते हैं। तो ये इसके थ्रू इनका इंटीग्रेशन होता है, वो इंटरेक्शन होता है। फिर ये धीरे धीरे करके क्या होता है, जो ये एंड प्लेट है इसकी, ये जो एंड प्लेट है ये इसके कांटेक्ट में आती है, एक इंजेक्शन नीडल टाइप बनाता है ट्यूबुलर
फॉर्म में बनाता है, जिससे इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक इंजेक्ट के थ्रू अंदर आ जाती है, मतलब जो न्यूक्लिक एसिड है वो सेल के अंदर आ जाता है। तो इस तरीके से पूरा एब्जॉर्प्शन होता है और वो अपना जो डीएनए है वो ट्रांसफ़र करता है होस्ट सेल के अंदर। तो फर्स्ट स्टेप हमने डिस्कस किया इन्फेक्शन का, जिसमें था एब्जॉर्प्शन कि किस तरीके से एब्जॉर्ब हो रहा है और किस तरीके से ट्रांसफ़र हो रहा है न्यूक्लिक एसिड का इनटू द सेल। सेकेंड स्टेप आता है सिंथेसिस ऑफ फास्ट कंपोनेंट्स इन द होस्ट सेल। क्या अब उसने अपना न्यूक्लिक एसिड तो उसके अंदर डाल दिया, लेकिन अब वो बाकी के कंपोनेंट कैसे बनाएगा, क्योंकि सिर्फ न्यूक्लिक एसिड ही गया है, ना उसका हेड गया ना उसका टेल गई, वो सब बाहर रह गए। तो यहाँ पे वो कैसे सिंथेसिस करेगा फास्ट कंपोनेंट की। तो फास्ट न्यूक्लिक एसिड वंस इनसाइड द बैक्टीरियल सेल टेक ओवर द प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी ऑफ द सेल। तो क्या करेगा कि जो बैक्टीरियोफाज है ना बहुत चालाक है, वो सिर्फ अपना जेनेटिक मटेरियल लेके जा रहा है, बाकी वो होस्ट सेल की मशीनरी को यूज़ कर रहा है, प्रोटीन मशीनरी को यूज़ कर रहा है वो। तो इससे क्या होगा कि वो बैक्टीरियल प्रोटीन की सिंथेसिस को तो सप्रेस कर देगा और वो क्या करेगा, डायरेक्ट द मेटाबॉलिज्म ऑफ द सेल टू सिंथेसाइज द प्रोटीन ऑफ द फास्ट पार्टिकल। और वो खुद फास्ट पार्टिकल्स के जो प्रोटीन्स हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, उसको बनाने लगेगा। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं, दिस इज़ अकॉम्प्लिश बाय द सिंथेसिस ऑफ वायरल स्पेसिफिक mRNA यूजिंग द होस्ट RNA पॉलीमरेज। मतलब ये होस्ट के RNA पॉलीमरेज का यूज़ करके अपना खुद का स्पेसिफिक mRNA बना रहा है। और mRNA बना, ट्रांसक्रिप्शन हुआ, ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन होगा, प्रोटीन बन जाएगी। तो रेप्लिकेशन ऑफ फास्ट DNA फॉलोज द सेमी कंजर्वेटिव मैकेनिज्म। मोस्ट ऑफ द फास्ट DNA सर्व एज अ टेम्पलेट। तो मोस्ट ऑफ द फास्ट DNA जो होता है वो एक टेम्पलेट की तरह सर्व करता है अपने खुद के सिंथेसिस के लिए, क्योंकि उसका सिर्फ क्या गया है, न्यूक्लिक एसिड। अब इस न्यूक्लिक एसिड की हेल्प से ही वो क्या करेगा, बाकी के कंपोनेंट्स बनाएगा, खुद की सिंथेसिस करेगा, नेक्स्ट DNA बनाएगा। तो ये अपने ही उसको एज अ टेम्पलेट यूज़ करता है एंड इट इज़ यूज्ड एज अ टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ वायरल स्पेसिफिक mRNA। क्या बनाने के लिए, mRNA बनाने के लिए। लेटर डायरेक्ट द होस्ट सेल टू सिंथेसाइज प्रोटीन, तो विच आर यूज एज सब यूनिट। फिर बाद में वो कैप्सोमियर बनाता है प्रोटीन कोड्स की, ठीक है। तो ये जो प्रोटीन्स होती हैं उसको हम लेट प्रोटीन कहते हैं। टुवर्ड द एंड ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ फास्ट न्यूक्लिक एसिड, जब फास्ट न्यूक्लिक एसिड का रेप्लिकेशन का एंड होता है तो जो लेट प्रोटीन होती है उसको फास्ट लाइसोजाइम कहा जाता है सॉरी फास्ट लाइसोजाइम बोला जाता है, वो सिंथेसाइज होता है एट द एंड ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ फास्ट न्यूक्लिक एसिड। थर्ड आता है असेंबली। तो असेंबली किस तरीके से होती है कि उसके कंपोनेंट्स भी बन गए, उसके न्यूक्लिक एसिड भी बन गए। तो न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स जो हैं इनटू न्यू फास्ट पार्टिकल्स जो हैं असेंबली होने लगती है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मैच्योरेशन, क्योंकि अभी तक तो वो अलग अलग पड़े हुए थे लेकिन अब वो सब एक साथ बाइंड हो गए, तो इस प्रोसेस को बोला मैच्योरेशन, कि वो मैच्योर हो रहे हैं, ठीक है। तो पहले इन्फेक्शन कॉज किया, फिर उसने अपना वो ऐसे ही पड़ा रहा, ठीक है, सेल के अंदर, और फिर उसने अपने आप को असेंबल किया, सिंथेसिस किया अलग अलग कंपोनेंट, फिर उसने अपने आप को असेंबल किया। तो ये जो प्रोसेस होती है वो कंट्रोल होती है बाय अ वायरल जीनोम। एंड द फर्स्ट स्टेप इन मैच्योरेशन इज द कंडेंसेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। क्या बोला है कि जो पहला स्टेप होता है मैच्योरेशन का, वो क्या होता है कि जो न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में कंडेंस्ड हो जाता है। जो प्रोटीन सब यूनिट हैं फिर वो एग्रीगेट होती हैं अराउंड डीएनए टू फॉर्म द हेड ऑफ द फास्ट। क्या होता है कि पहले तो ये क्रिस्टल फॉर्म में आ जाता है उसका न्यूक्लिक एसिड, उसके बाद क्या होता है जो प्रोटीन सब यूनिट का बना हुआ होता है क्या, हेड, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैप्सिड बोलते हैं, ठीक है, प्रोटीन की सब यूनिट होती हैं। फिर ये हेड बनता है जो कि प्रोटीन की सब यूनिट होती हैं, ये डीएनए के आसपास इकट्ठी हो जाती हैं, तो हेड बन गया। मीनवाइल असेंबली ऑफ द टेल स्टार्ट, फिर टेल की असेंबली शुरू होने लगती है, ठीक है। इट इज़ इनिशिएटेड विद द अटैचमेंट ऑफ कोर ट्यूब विद द टेल प्लेट। तो यहाँ पे ये इनिशिएशन हो रहा है वो कोर ट्यूब के इनिशिएशन की वजह से हो रहा है टेल प्लेट पे, ठीक है। फिर ये इसकी एंड प्लेट होती है जिससे कि 6 टेल फाइबर्स बनते हैं। तो शीथ अराउंड द कोर ट्यूब इज़ फॉर्म आफ्टरवर्ड, फिर शीथ बनने लगती है इसके, ठीक है, कॉन्ट्रेक्टाइल शीथ बनती है। ये इस तरीके से इसके 6 जो हैं वो टेल फाइबर रिलीज होते हैं। एट दिस स्टेज द टेल गेट्स अटैच टू द बेस ऑफ द हेड
फिर इस स्टेज पे जो टेल है वो हेड के बेस पे अटैच होने लगती हैं और टेल फाइबर्स अटैच होते हैं टू द एंड प्लेट इन द लास्ट। तो इस तरीके से असेंबल हो जाता है एक नया फाज पार्टिकल्स। नेक्स्ट आता है फोर्थ स्टेप, दैट इज़ लिबरेशन ऑफ फास्ट पार्टिकल्स फ्रॉम द होस्ट सेल, कि उसने अपने आप को असेंबल कर लिया, अब उसको सेल से बाहर निकलना है, मतलब कि उसको बैक्टीरियल सेल से बाहर निकलना है। तो वो क्या करेगा, एंटायर साइकिल ऑफ फास्ट डेवलपमेंट इज़ कम्प्लीटेड इन 30 to 90 मिनट। तो ये जो पूरी साइकिल है वो उसे करने में उसको आधा से 1.5 घंटा जितना लगता है, मतलब 30 to 90 मिनट्स लगते हैं। इन एन इन्फेक्टेड बैक्टीरियम 7 to 8 फास्ट पार्टिकल्स आर फॉर्म पर मिनट, मतलब 1 मिनट में एक इन्फेक्टेड बैक्टीरियम में 7 to 8 फास्ट पार्टिकल्स बनते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो टोटल जो है वो 200 फास्ट जो हैं वो बन सकते हैं किसमें, एक बैक्टीरिया के अंदर। लाइसिस ऑफ द होस्ट सेल वॉल इज़ इसेंशियल फॉर द लिबरेशन ऑफ फास्ट पार्टिकल्स। अब क्या है कि जो फास्ट पार्टिकल्स के लिबरेशन के लिए, लिबरेशन मतलब कि उसको निकलने के लिए होस्ट सेल वॉल को लाइस करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा, तो वो ज़रूरी होता है, नहीं तो वो बाहर कैसे निकलेगा। तो ये कौन करवाता है, ये करवाते हैं लाइसोजाइम्स, जो कि कौन सिक्रीट करता है, फास्ट डीएनए सिक्रीट करता है होस्ट सेल के अंदर। और लाइसोजाइम क्या होते हैं, सुसाइडल सेल्स कहा जाता है, सुसाइडल बैग कहा जाता है जिनको। ये कुछ ऐसे एंजाइम रिलीज़ करते हैं जिससे कि सेल बस्ट हो जाती है और जो उसके अंदर का कंटेंट है वो बाहर निकल जाता है। तो होस्ट सेल रप्चर हो जाती है एज अ रिजल्ट ऑफ लाइसिस, और जो फास्ट पार्टिकल्स हैं वो लिबरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमने इसके फोर्थ स्टेप देखे। एक बार डायग्राम से समझते हैं इसको कि क्या होता है कि सबसे पहले एब्जॉर्प्शन होता है फाज का, एब्जॉर्प्शन ऑफ फाज ऑन द होस्ट बैक्टीरियल सेल, कि ये बैक्टीरियल जीनोम है, ठीक है, और ये आया बैक्टीरियोफाज, इसका ये कैप्सिड और डीएनए हुआ। इसने क्या किया, अपने डीएनए को इंजेक्ट किया, तो ये इसके अंदर डीएनए आ रहा है, तो ट्रांसफ़र हो रहा है फास्ट न्यूक्लिक एसिड का होस्ट सेल के अंदर। तो फास्ट डीएनए इसके अंदर आ गया, और जो बचा ऊपर का कैप्सिड, खाली कैप्सिड, उसको क्या बोला, घोस्ट बोला। फिर क्या होता है, थर्ड सिंथेसिस होती है फास्ट कंपोनेंट की, कि यहाँ पे हेड बन गया, टेल बन गई, ठीक है, टेल फाइबर्स बन गए, टेल फाइबर्स बन गए। तो ये क्या हो रहा है, सिंथेसिस हो रही है अलग अलग कंपोनेंट्स की। फिर इनकी असेंबली होगी, एक नया फास्ट पार्टिकल बनेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक नया फास्ट पार्टिकल बना है, कुछ उसमें अलग भी पड़े हुए हैं। फिर क्या होगा, लाइसिस होगा होस्ट सेल का एंड लिबरेशन होगा फास्ट पार्टिकल्स का। तो यहाँ पे जो बैक्टीरियल सेल है वो ब्रेक हो गई और यहाँ से जो बैक्टीरियोफाज है वो रिलीज़ होने लग गए। अब ये जो बैक्टीरियोफाज है वो दूसरी सेल को जा करके इन्फेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो साइकिल है वो कहलाती है लाइटिक साइकिल, जहाँ पर बेसिकली क्या होता है, होस्ट सेल की डेथ हो जाती है, होस्ट सेल की डेथ हो जाती है लाइटिक साइकिल के अंदर। तो ये हमने पहला मेथड पढ़ा। सेकेंड मेथड आता है दैट इज़ लाइसोजेनिक साइकिल। लाइसोजेनिक साइकिल में क्या होता है कि यहाँ पे होस्ट सेल की डेथ नहीं होती, बल्कि वो होस्ट सेल के अंदर ही वो क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है और ख़ुद को ज़िंदा रखता है। तो कुछ फाजेस जो हैं वो डेथ नहीं करवाते होस्ट सेल की जब वो मल्टीप्लाई करते हैं। लाइसोजेनिक साइकिल में जो फास्ट डीएनए है वो इनकॉर्पोरेट होता है इनटू द होस्ट सेल डीएनए। सपोज़ कि जैसे ये बैक्टीरिया है और इसके अंदर है ये डीएनए, ठीक है। तो ये क्या करता है, बैक्टीरियोफाज अपना खुद का डीएनए ले जा कर के उसको इंटीग्रेट कर देता है, यहाँ पे होस्ट सेल के साथ इंटीग्रेट हो जाता है, ठीक है। और होस्ट सेल मल्टीप्लाई करती है इनडेफिनेटली अलॉन्ग विथ फाज न्यूक्लिक एसिड। तो होस्ट सेल भी रेप्लिकेट कर रही है प्लस फाज भी रेप्लिकेट कर रहा है, मतलब ये दोनों ही चीज़ें जो हैं वो रेप्लिकेट कर रही हैं, ठीक है। फाज अपना डीएनए इसके साथ ही रेप्लिकेट कर रहा है। तो फाज जो है वो मल्टीप्लाई करता है इस मेथड से। इसको क्या बोलते हैं, लाइसोजेनिक फेज या टेम्परेट फेज भी कह सकते हैं। और जो होस्ट सेल पार्टिसिपेट कर रही है उसको हम बोलते हैं लाइसोजेनिक सेल। तो क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल में हम बैक्टीरियोफाज ए लैम्डा फाज की बात करते हैं, इसको यहाँ पे एज अ लाइसोजेनिक साइकिल एग्जाम्पल लिया है डिस्कस करने के लिए। तो फाज क्या करता है, अपना खुद का डीएनए जो है वो होस्ट सेल के अंदर इंजेक्ट करता है। लीनियर फाज डीएनए जो है,
अब फास्ट डीएनए कैसा था, लीनियर था, लेकिन वो बाद में कैसा होता है, सर्कुलर हो जाता है, क्योंकि ये इंटीग्रेट करता है बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स के साथ में बाय रिकॉम्बिनेशन। तो रिकॉम्बिनेशन हो रही होती है, तो उस टाइम पे ये अपना खुद का डीएनए उसके साथ अटैच कर लेता है। तो जो इंसर्टेड फास्ट डीएनए है उसको क्या बोलते हैं हम, प्रोफेज कहते हैं। जो एक्टिविटी है प्रोफेज जीन की वो रिप्रेस होती है टू रिप्रेसर प्रोटीन्स के द्वारा, जो कि कौन सिंथेसाइज करता है, फास्ट जीन। मतलब जो प्रोफेज की एक्टिविटी है उसको रिप्रेस करने का काम कोई 2 रिप्रेसर प्रोटीन करती है, जैसे C1 प्रोटीन, C2 प्रोटीन। तो ये रिप्रेसर प्रोटीन है जो कि उसको रोकने का काम करती है। क्यों कि जिससे कि क्या हो कि बैक्टीरियल सेल की डेथ ना हो और वो खुद को रेप्लिकेट करता रहे फास्ट डीएनए, मतलब कि वो लाइटिक साइकिल ना करे। तो लाइटिक साइकिल को बेसिकली रोकने के लिए रिप्रेसर प्रोटीन होते हैं प्रोफेज के अंदर, ठीक है। फिर क्या होता है, तो जिसकी वजह से दिस चेक द सिंथेसिस ऑफ न्यू फाजेस विद इन द होस्ट सेल। तो ये चेक करता है कि होस्ट सेल के अंदर जो है वो नया फाज की सिंथेसिस होती रहे। तो हाउएवर ईच टाइम द बैक्टीरियल सेल डिवाइड, तो जब जो बैक्टीरियल सेल है जितनी बार डिवाइड करेगी, जो प्रोफेज है वो भी मल्टीप्लाई करेगा अलॉन्ग विद बैक्टीरियल क्रोमोसोम। तो जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम है जितनी बार ये डिवाइड करेगा, इसके साथ में क्या लगा हुआ, फाज वाला लगा हुआ है, तो जितनी बार ये डिवाइड करेगा उतनी बार ही जो है फाज का भी डीएनए डिवाइड करेगा। तो इसके साथ ही ये इस तरीके से इंटीग्रेट होता जाएगा। तो प्रोफेज रिमेन लेटेंट, जो प्रोफेज है वो लेटेंट रहता है। लेटेंट मतलब हिडन रहता है विद इन द प्रोजेनी सेल। मतलब जितनी ज़्यादा बैक्टीरिया बनते जाएंगे उसके अंदर ना बैक्टीरियोफाज भी है, ठीक है। तो ये खुद को हिडन रखता है, छुपा कर रखता है। तो जैसे ही होस्ट सेल का एक्सपोजर होता है किसी म्यूटाजेनिक इवेंट के साथ, मतलब सपोज करो कि कोई बैक्टीरियल सेल है, उसको यूवी रेडिएशन या कुछ केमिकल्स या कोई भी चीज़ ऐसी हुई जो म्यूटाजेनिक इवेंट्स है, इनसे अगर एक्सपोजर हुआ, तो उस टाइम पे जो क्या होगा, मे लीड टू द एक्सीजन ऑफ फास्ट डीएनए एंड इनिशिएशन ऑफ द लाइटिक साइकिल। तो भैया ये अपना रास्ता चेंज कर लेता है, लाइजोजेनिक से वो लाइटिक साइकिल में कन्वर्ट हो जाता है। और लाइटिक साइकिल बेसिकली क्या करवाती है, होस्ट सेल की डेथ करवाती है, अपने अलग अलग कंपोनेंट्स बना लेगा, पूरा बैक्टीरियोफाज बन जाएगा, फिर वो रिलीज़ हो जाएगा बैक्टीरिया से। तो जब कुछ एनवायरमेंटल कंडीशन इसको मिल जाए तो ये खुद को लाइटिक साइकिल में कन्वर्ट कर लेता है। डायग्राम से समझते हैं कि सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि फाज ने अपने आप को अटैच किया टू होस्ट सेल और अपना डीएनए इंजेक्ट कर दिया, और जैसे कि ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम है और ये फास्ट डीएनए जो है वो इसके अंदर जाके सर्कुलर हो गया। अब ये सर्कुलर फास्ट डीएनए जो है इंटीग्रेट करता है बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स के साथ। जैसे ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम था और ये वाला फास्ट डीएनए थे, तो इसके साथ जा कर के इंटरेक्ट कर लेगा। तो ये इंटरेक्ट हो गया फास्ट डीएनए, ठीक है। तो अब इसको हमने क्या बोला, प्रोफेज बोला। तो यहाँ पे जो लाइसोजेनिक बैक्टीरियम है वो रिप्रोड्यूस करेगा नॉर्मली, और नॉर्मली रिप्रोड्यूस करने के बाद में जैसे कि रिप्रोड्यूसिंग बैक्टीरियल सेल है, बाइनरी फिजन के थ्रू इनका ब्रेक हो रहा है, तो 2 डॉटर सेल्स बन गई यहाँ पे। तो दोनों में ही क्या बन गया, दोनों में ही प्रोफेज पहुँच गया है, जो कि जिसके साथ में फास्ट डीएनए भी है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये दोनों साइकिल समझ आई होंगी, लाइटिक साइकिल, लाइसोजेनिक साइकिल, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं ये भी समझ आया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।